चलो सुनना बना, अब स्टार्ट हो गई क्लास, आवाज ना करेगा, ठीक है। तो अब आप लोग लिखना, 2-3 पेज कितना था, 2.5 पेज कुछ ऐसा था ना, ठीक है। 2.5 पेज 3 पेज जितना था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे ना। कल अपन ने लास्ट में एक सवाल किया था, एक न्यूमेरिकल और बाकी है इसका, त्रिज्या पर आधारित थी। फिर इसके बाद में अपन इसके अंदर करेंगे आगे अगले गुणों के बारे में बात करेंगे ना। तो एक न्यूमेरिकल कल करवा दिया था मैंने, वो सिंपल न्यूमेरिकल था। अब एक न्यूमेरिकल और लिखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल, लिखना, बोल के लिखवा रहा हूं मैं। लिखना यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 सवाल है ना। यूरेनियम 235 का नाभिक, यूरेनियम 235 का नाभिक विखंडन द्वारा, यूरेनियम 235 का नाभिक विखंडन द्वारा 2 नाभिकों में विभाजित हो जाता है। यूरेनियम 235 का नाभिक विखंडन द्वारा 2 नाभिकों में विभाजित हो जाता है, जिनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, जिनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 2:1 है। इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 2:1 है, तो नाभिकों की नाभिकों की त्रिज्याओं का आकलन करो, तो नाभिकों की त्रिज्याओं का आकलन करो, तो नाभिकों की त्रिज्याओं का आकलन करो। ब्रैकेट के अंदर लिखना आर नोट का मान है 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी आर नोट का मान। ब्रैकेट के अंदर आर नोट की वैल्यू लिख लेना 1.2 फर्मी। अब देखते जाओ, एक एक चीज को ढंग से समझते चलना। पहले तो सवाल समझो, सवाल क्या कह रहा है। हमारे पास में यूरेनियम 235 का नाभिक है, ठीक है। ये 2 नाभिकों के अंदर विभाजित होता है। पहला नाभिक ए मान लो, दूसरा नाभिक बी मान लो, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है ये कि देखो, ये 235 क्या है, द्रव्यमान संख्या है। 235 है द्रव्यमान संख्या, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो नाभिक बन रहे हैं, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो किस अनुपात में है, 2:1 में। भाई अगर यूरेनियम 235 का नाभिक विखंडित हो रहा है और इससे जो 2 नाभिक बन रहे हैं, तो उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो आपसे ये कहा गया है कि इसकी और इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करने की बतानी पड़ेगी। आपको केवल ये बता रखा है कि द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात इनका 2:1 है, तो आपको इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2 ये ज्ञात करनी है, यानी R1 और R2 का मान ज्ञात करना है। 3 चीज दे रखी है। जो नाभिक टूटेगा उसकी द्रव्यमान संख्या बता रखी है कितनी है, 235। किस अनुपात में जब भी टूटेगा तो इनसे जो 2 नाभिक बनेंगे उनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो दोनों की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। चेक करो, आओ देखो। सबसे पहले अपन लिखते हैं कि यहाँ जो गिवन है वो गिवन क्या है, ए बराबर कितना गिवन है, 235। ए कितना गिवन है, 235, ठीक है। आओ देखो, उत्पाद नाभिकों की त्रिज्याएं R1 और R2 ले लेते हैं। R1 व R2, उत्पाद नाभिकों की त्रिज्या कितनी है, R1 और R2 है। आओ देखो,
प्रथम उत्पाद नाभिक की त्रिज्या R1 है। कितनी है इसमें? R1 है। प्रथम उत्पाद नाभिक की त्रिज्या कितनी है? R1 है। तो सुनो एक चीज और, क्या है वो बात? नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला कल बताया था मैंने, क्या होता है? R बराबर R0 A की पावर 1/3। ये नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला। अब सुनो, प्रथम उत्पाद नाभिक की त्रिज्या R1 है। R1 बराबर क्या लिख सकते हो? R0 जो आपको दे रखा है मान, एक की जगह आप यहाँ A1 लिख लो, एक की जगह की पावर 1/3। तो सुनो, अब चेक करना। दूसरा, द्वितीय उत्पाद नाभिक की त्रिज्या कितनी है? R2 है। तो द्वितीय उत्पाद नाभिक की त्रिज्या कितनी है? R2 है। ये लो, द्वितीय उत्पाद नाभिक की त्रिज्या R2 है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? R0 A2 की पावर 1/3। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? A2 है। ओके, R0 आप लोगों को दे रखा है। अच्छा, अब सुनो, अब आपको ये बताना है कि प्रथम नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है उसने। प्रथम उत्पाद नाभिक की द्रव्यमान, तो कोई बता सकता है क्या है? A1 है। अच्छा, ये A1 कितनी होगी? देखो, छोटी क्लासों के अंदर भी खूब पढ़ा होगा ऐसे। जैसे मान लो ए नाभिक है, सॉरी, एक नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या है A। ये दो नाभिकों के अंदर विभाजित होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? A1 और A2। अच्छा, ये अनुपात किसमें है? 2:1 में है। अगर आपको A1 ज्ञात करना है तो आप क्या करते हो? पहले तो दो, दोनों का योग करो, कितना? 3, गुणा किससे कर देते हो? ऐसे A2 ज्ञात करते हो तो कैसे? 1, दोनों का योग करो, कितना है? 3, और किससे गुणा कर देते हो? ऐसे तो लिखते हो, तभी तो ये 2:3 के रूप में होगी। अरे इसको और इसको आप वो कर लो, तो ये 2:1 आ जाएगा। अगर इसका इसका अनुपात ज्ञात करें, चेक कर लो, A1 अनुपात A2 कर दो, कितना? ये 2/3A जो मैंने ज्ञात किया है, 1/3A, तो कितना आ गया? ये 2:1। तो 2:1 में बटा हुआ है, इसका मतलब A1 का मान तो कितना है? 2/3A, और मतलब A2 का मान कितना होगा? A/3 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना, इसके बाद में A1 बराबर क्या लिख सकते हो आप? A1 है। A1 बराबर क्या लिख सकते हो? 2/3A, ये लिख सकते हो। अच्छा, A का मान कितना है? 235। अच्छा देखो, A का मान कितना है? 235 है, तो 2/3 गुणा कितना आ गया? 235। ये चेक कर लेंगे जो भी है, बाद में बात करेंगे इस पे। अच्छा, अब द्वितीय उत्पाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या, ये भी आया हुआ सवाल है, कल करवाया था, वो भी आया हुआ सवाल की द्रव्यमान संख्या ये कितनी है? A2 है। अच्छा, A2 को क्या लिख सकते हो आप? A2 बराबर 1/3 इंटू A। तो आप यहां से इसको सोल्व करके लिख सकते हो कि A2 बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 गुणा 235। जो भी आएगा वो चेक कर लेना, है ना। अब सुनो, प्रथम उत्पाद नाभिक की त्रिज्या R0 दे रखा है 1.2 फर्मी। एक फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। A1 का मान यहां से जो सोल्व करने पर आएगा वो रख देंगे, उसकी पावर 1/3 लेंगे तो R1 आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 के अंदर मान रख देंगे, समीकरण 1 है, बताओ R1 बराबर, बोलो कितना है? R0 कितना है? 1.2 फर्मी, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और फिर किसकी पावर 1/3 आएगा? सोल्व करो, देखो 235 और 235 कितना होता है, और उसमें 3 का भाग लगाना है, 470 होता है क्या? ये 157 आएगा, एक बार चेक करना। 100 235 को 2 से गुणा करके उसमें 3 का भाग लगाओ, 100, हाँ, तो 156.66 आ रहा है ना, तो उसको लगभग 157 मान लो। लगभग क्या मान लो? 157। अच्छा भाई, ये लगभग कितना आएगा? 157 आएगा, और ये लगभग कितना आएगा? 78 आएगा, चेक करना। दो सौ पैंतीस में 33 तो 78 मान लो इसे ना। R2 समीकरण 2 के अंदर मान रखोगे तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? वही 1.2, सॉरी 2 इंटू 10⁻⁻15, 78 की पावर 1/3। तो ये R1 और R2 अपन ज्ञात कर सकते हैं। मैं लिख दूंगा जो भी आए हुए, उतार लो ऐसे, कैसे कर लेना सोल्व। पहला 6.74 फर्मी आएगा, दूसरा आएगा 5.34 फर्मी ना।
6.74 फर्मी आएगा, दूसरा आएगा 5.74, करते रहना ना। अलग टाइप की है। चलो लिख लिया होगा सबने ना सॉल्यूशन। अब लगाइएगा नाभिकीय कक्षीय कोणीय संवेग, नाभिकीय कक्षीय कोणीय संवेग, नाभिकीय कक्षीय कोणीय वेग। अब अपन क्या लेंगे, नाभिकीय कक्षीय कोणीय, ठीक है, नाभिकीय कक्षीय कोणीय। आओ देखो, जैसे कक्षीय लिखिए, जल्दी लिखो, करिए रह रहे तो। नाभिकीय कक्षीय कोणीय संवेग, अच्छा सुनना ना, बहुत ही सिंपल है, एक कहानी समझ लो। जैसे आप कहते हो कि नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति कर सकता है। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति कहते हैं? कक्षीय गति, कक्षीय गति। अच्छा, कक्षीय गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? कक्षीय कोणीय संवेग। क्या उत्पन्न होता है? कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक। अच्छा, एक गति तो ये होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक गति और करता है, खुद की ही अक्ष पर क्या करता है? घूमता है। उसे इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति कहते हैं? चक्रण गति कहते हैं। उसे इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति कहते हैं? चक्रण गति कहते हैं। अब नाभिक के अंदर क्या होता है? देखो, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो सुनो, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय अक्ष पर घूमता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति कहते हैं? चक्रण गति। वैसे ही नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। अब जैसे मान लो ये नाभिक है, इसका सेंटर ऑफ मास जहां, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली ये रही रेखा, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा हो गई ये वाली।
नाभिक का जहां सेंटर ऑफ मास होगा उससे गुजरने वाली रेखा, उससे गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष ये जो न्यूक्लियन है जब घूमते हैं उसे तो कहते हैं कौन सी गति? न्यूक्लियन की कौन सी गति कहोगे आप? कक्षीय गति कहोगे। कौन सी गति कहोगे? कक्षीय गति। अच्छा, कक्षीय गति के कारण क्या उत्पन्न होगा? कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? कक्षीय कोणीय संवेग। तो जैसे यहां पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कहलाती है, वैसे ही नाभिक का जहां सेंटर ऑफ मास होगा उससे गुजरने वाली जो अक्ष होगी उसके चारों ओर जब न्यूक्लियन घूमेंगे तो वो तो कहलाएगी कौन सी गति? कक्षीय गति। कौन सी गति कहलाएगी? कक्षीय गति। और जब न्यूक्लियन अपनी ही अक्ष पर घूमेंगे तो वो कौन सी गति कहलाएगी? चक्रण गति। देखो, जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति हो गई? कक्षीय गति। जब खुद की अक्ष के चारों ओर घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति होगी? चक्रण गति। वैसे ही न्यूक्लियन भी क्या करते हैं? खुद की अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो वो न्यूक्लियन की कौन सी गति हो जाएगी? चक्रण गति। और जब न्यूक्लियन क्या करेंगे? नाभिक के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है उसके चारों ओर घूमेंगे तो वो कौन सी गति कहलाएगी? फिर न्यूक्लियन भी क्या करते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, वैसे ही न्यूक्लियन भी क्या करते हैं? नाभिक का जहां सेंटर ऑफ मास है उससे गुजरने वाली जो रेखा है उसके चारों ओर जब घूमते हैं तो वो तो कहलाती है न्यूक्लियन की कौन सी गति? कक्षीय गति। और जब न्यूक्लियन खुद की ही अक्ष पर घूमते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? चक्रण गति। अच्छा, जिस प्रकार यहां पर कोणीय संवेग एल वेक्टर उत्पन्न होता था जब नाभिक के चारों ओर घूमता था इलेक्ट्रॉन, और खुद की अक्ष के चारों ओर घूमता है तो क्या उत्पन्न होता है? चक्रण कोणीय संवेग। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी कक्षीय गति से क्या उत्पन्न होता है? कक्षीय कोणीय संवेग। चक्रण गति से क्या उत्पन्न होता है? जैसे यहां पे कक्षीय गति से कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, चक्रण गति से चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार इधर भी कक्षीय गति से कक्षीय कोणीय संवेग, चक्रण गति से चक्रण कोणीय संवेग। अंतर क्या है? इधर इलेक्ट्रॉन जब अपनी अक्ष पर घूमता है चारों ओर तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। पर इधर जब न्यूक्लियन अपनी अक्ष के चारों ओर घूमेंगे तो वो न्यूक्लियन की कौन सी गति कहलाएगी? या नाभिक की कौन सी गति कहलाएगी? चक्रण गति। ठीक है, ऐसे ही इधर तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा कक्षीय गति में, इसमें न्यूक्लियन क्या करेंगे? नाभिक के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा है उसके चारों और क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, वो क्या कहलाएगी? कक्षीय। तो नाभिक के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के चारों ओर जब न्यूक्लियन घूमता है कक्षीय गति, और न्यूक्लियन अपनी ही अक्ष पर जब घूमता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? चक्रण। कक्षीय गति के कारण एल वेक्टर, चक्रण गति के कारण एस वेक्टर। टोटल कोणीय संवेग कैसे लिख दें? एल में एस जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? जे वेक्टर। अभी इसमें सॉलिड के अंदर यूनिट 4 के अंदर ये सब आया था अपने पास में, वहां इलेक्ट्रॉन के लिए बात थी, इसके अंदर किसके लिए बात है? सारी की सारी सेम बात, न्यूक्लियन के लिए सेम बातें हैं। लिखो इसके अंदर, देखो, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के नाभिक के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली नाभिक के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली नाभिक के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष कक्षीय गति के कारण अक्ष के सापेक्ष कक्षीय गति के कारण उत्पन्न कोणीय संवेग को कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं। उत्पन्न कोणीय संवेग को कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं। इसे एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे एल वेक्टर से प्रदर्शित करते। अगला लिखो, अगला पॉइंट, अगली हेडिंग, चक्रण कोणीय संवेग या प्रचक्रण लिख लेना। प्रचक्रण कोणीय वेग, प्रचक्रण कोणीय संवेग लिखो इसके अंदर। प्रचक्रण कोणीय संवेग के अंदर लिखना सारे के सारे, नाभिक में उपस्थित
नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों के अपने द्रव्यमान केंद्र से न्यूक्लियोनों के अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोणीय संवेग को, घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोणीय संवेग को प्रचक्रण कोणीय संवेग कहा जाता है। प्रचक्रण कोणीय संवेग कहा जाता है। प्रचक्रण कोणीय संवेग कहा जाता है। इसे कैपिटल एस वेक्टर से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एस वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ, नाभिक का नेज कोणीय संवेग, नाभिक का नेज कोणीय, नाभिक का नेज कोणीय, देखो इन दोनों का योग कर देंगे एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, तो इसको आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां हमने किससे किया था, जे से, यहाँ रिप्रेजेंटेशन आई से दे रखा है तो जैसा दे रखा है वैसा ही लिखेंगे, जैसे भी कर सकते हैं, और यहाँ आई से रिप्रेजेंट कर रखा है तो हम आई से ही करेंगे। ठीक है, लिखो इसके, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों के, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों के कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग और प्रचक्रण कोणीय संवेग, और प्रचक्रण कोणीय संवेग के सदिश योग को, के सदिश योग को उस नाभिक का नेज कोणीय संवेग कहा जाता है। नाभिक का नेज कोणीय संवेग कहा जाता है। इसे आई वेक्टर या जे वेक्टर से व्यक्त करते हैं, इसे आई वेक्टर या जे वेक्टर से व्यक्त करते हैं। अच्छा सुनो, ये प्लस माइनस एस लिखा जाता है, प्लस तो समांतर अभिविन्यास को और माइनस प्रति समांतर अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करता है। ये लिख लो, जे वेक्टर या आई वेक्टर बराबर एल वेक्टर प्लस माइनस एस वेक्टर, जहां ऐसे लिखना एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, आगे लिखूंगा फिर, पहले लिखो, लिख लिखो, जहां एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर नाभिक के समांतर अभिविन्यास को, नाभिक के समांतर अभिविन्यास को और एल वेक्टर माइनस एस वेक्टर प्रति समांतर अभिविन्यास को व्यक्त करता है, प्रति समांतर अभिविन्यास को व्यक्त करता है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो, नाभिक के नेज कोणीय संवेग, नाभिक के नेज कोणीय संवेग का परिमाण निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, परिमाण निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे वहां पढ़ा था ना एच कट रूट के अंदर जे जे प्लस वन, वैसे ही एच कट रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आई आई प्लस वन आ जाएगा। तो आई वेक्टर का मोड लिख लेना, एच कट रूट के अंदर आई आई प्लस
और इस आई का जेड दिशा में घटक क्या लेंगे, आई का जेड दिशा में घटक। अच्छा जैसे वहां लेते थे घटक ऐसे यहाँ हो जाएगा। अच्छा क्या होता था वहां पे एम जे एच कट, यहाँ क्या हो जाएगा एम आई एच कट हो जाएगा आई। अच्छा आई के दिए गए मान के लिए एम आई के कितने मान होंगे 2i+1 मान। जैसे वहां जे के दिए गए मान के लिए एम जे के कितने मान होते थे 2j+1। जैसे एल के दिए गए मान के लिए एम एल के कितने मान होते हैं 2l+1 मान। एस के दिए गए मान के लिए एम एस के कितने मान होते हैं 2s+1 मान। सेम वैसा ही है ना। एम आई के संभावित मान कितने होंगे 2i+1। एम आई के संभावित मान 2i+1 हो। एम आई के संभावित मान 2i+1। आगे चलो, जब पहला स्टार पॉइंट लगाओ, पहले स्टार पॉइंट में भी हेडिंग लगाओ सम नाभिकों के लिए। सम नाभिकों के, सम नाभिकों के, फिर विषम विषम लेंगे, फिर सम विषम लेंगे। सम नाभिकों के, सम का मतलब है प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या पर बात चल रही है। तो देखो सम नाभिक कौन से होंगे, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सम हो, यानी 2 4 6 इस तरीके से हो, तो वो सम नाभिक हो जाएंगे। विषम विषम कौन से हो जाएंगे, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो विषम विषम हो। सम विषम कौन से हो जाएंगे, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या या तो क्या हो, वही बात। सम और विषम वाले कौन से होंगे, जिसमें प्रोटॉन की संख्या सम हो तो न्यूट्रॉन की विषम हो, या न्यूट्रॉन की संख्या विषम सम हो तो प्रोटॉन की क्या हो विषम हो। वो सम विषम वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिलहाल है पहला सम वाला, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस संख्या में होंगे सम संख्या में होंगे। तो सुनो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं C612। मैंने पूछा इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 6, कल ही समझाया था। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 12 में से 6 घटा दो कितना आएगा 6। दोनों ही सम है, तो ये कौन कौन से सॉरी ये कौन से नाभिक हो जाएंगे सम नाभिक कहलाएगा C612। अब सुनना, ऐसे नाभिकों के लिए ध्यान देना, ऐसे नाभिकों के लिए आई का जो मान होता है वो 0 होता है। ऐसे नाभिकों के लिए आई का मान कितना होता है 0, क्योंकि ये सम संख्या होने के कारण युग्मन की अवस्था हो जाएगी इसके अंदर। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसी संख्या में है सम संख्या में होने के कारण युग्मित हो जाते हैं, जिसकी कारण क्या होता है यहाँ पर ये जो आई है उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो आपको क्या ध्यान रखना है सम नाभिकों के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम होती है तथा इनके लिए आई का मान कितना होता है 0 होता है। लिखो इसमें सारी बातें। एक ना वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या सम सम होती है, सम सम होती है, न्यूट्रॉन की संख्या सम सम होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या सम सम होती है, वे सम नाभिक कहलाते हैं, वे सम नाभिक कहलाते हैं। इन नाभिकों में, इन नाभिकों में न्यूक्लियोनों के युग्मित होने के कारण, इन नाभिकों में न्यूक्लियोनों के युग्मित होने के कारण इन नाभिकों में न्यूक्लियोनों के युग्मित होने के कारण नाभिक का नेज कोणीय संवेग, नाभिक का नेज कोणीय संवेग I बराबर 0 होता है, I बराबर 0 होता है। एग्जाम्पल लिख दो 2 3 जो भी अच्छा लिख दो, जैसे C612 8 और 16
आदि क्या, इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में सम संख्या के अंदर ही। क्लियर? अगला लिखो, विषम विषम नाभिकों के, विषम विषम नाभिकों के, विषम विषम नाभिकों के, तो इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? विषम विषम होगी दोनों के अंदर की। तो इस कंडीशन के अंदर ये कौन से कहलाएंगे? विषम विषम नाभिक। अच्छा, इनका जो कोणीय संवेग होता है, नाभिक का नेज कोणीय संवेग, वो एच कट का पूर्ण गुणज होता है, यानी एच कट, 2h कट, 3h कट, ऐसे दिया। देखो विषम विषम वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या विषम विषम होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या विषम विषम होती है, वे विषम विषम नाभिक कहलाते हैं। विषम विषम नाभिक कहलाते हैं। इस प्रकार के नाभिकों का, इस प्रकार के नाभिकों का इस प्रकार के नाभिकों का नाभिकीय कोणीय संवेग, नाभिकीय कोणीय संवेग नाभिकीय कोणीय संवेग एच कट का पूर्ण गुणज होता है। एच कट का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आई बराबर लिखना, अर्थात आई बराबर लिखना एच कट कॉमा 2h कट कॉमा 3h कट डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लिख लो, 7n14, तेरा एल्यूमिनियम 26 आदि। ठीक है, इसमें चेक कर सकते हो दोनों ही क्या है, विषम संख्या में, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 13 प्रोटॉन 13, सॉरी 13 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो अगला है ना, उसको आप ऐसे लिखो, विषम ए नाभिक हेतु, तो ऐसे नहीं कहेंगे सम विषम, इसको ऐसे कहेंगे विषम ए नाभिकों हेतु, नाभिकों के लिए। इसके अंदर क्या होता है, या तो प्रोटॉन सम होंगे तो न्यूट्रॉन विषम होंगे, न्यूट्रॉन सम होंगे तो प्रोटॉन क्या होंगे, विषम होंगे। ऐसे नाभिकों का जो नैज कोणीय संवेग है वो क्या होता है, एच कट का विषम अर्ध पूर्णांकी होता है। एच कट का विषम अर्ध पूर्णांकी होने का मतलब क्या हो गया, एच कट बाई 2, 3h कट बाई 2, 5h कट बाई, ठीक है, एच कट का विषम अर्ध पूर्णांक यानी 1/3, 3/, सॉरी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस तरीके का कोणीय संवेग आएगा नाभिकों के अंदर। लिखो इसकी परिभाषा, लिखना वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है सम व विषम, सम व विषम या सम व विषम या विषम व सम, सम या विषम या विषम व सम हो तो, विषम व सम हो तो उन्हें विषम ए नाभिक कहा जाता है, उन्हें विषम ए नाभिक कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखना,
इस प्रकार के नाभिकों के लिए, इस प्रकार के नाभिकों के लिए इस प्रकार के नाभिकों के लिए नाभिकीय कोणीय संवेग, नाभिकीय कोणीय संवेग h कट का अर्ध विषम पूर्णांक होता है। h कट का अर्ध विषम पूर्णांक होता है। h कट का अर्ध विषम पूर्णांक होता है, अर्थात I बराबर लिखो h कट बाई 2, 3h कट बाई 2, फिर 5h कट बाई 2 डॉट डॉट डॉट। आओ देखो, इसके बाद में हेडिंग लगाओ, अगली हेडिंग नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। अगली हेडिंग लगाओ। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख लो ना, बताओ इसका एक एग्जांपल लिख लो, क्या हो सकता है? 3 लिथियम 7 1s3, प्रोटॉन 3 है तो न्यूट्रॉन 4 है, प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है, अब लगाओ अगली हेडिंग नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। आओ देखो, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे, इसमें भी पहली हेडिंग लगानी है आपको कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, क्या क्या बातें हैं इसमें? देखो बहुत सीधा, बहुत सादा। देखो, नाभिक के चारों ओर सुनना, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है इसे कहते हैं, इसकी कौन सी गति? कक्षीय गति। अच्छा, कक्षीय गति के कारण क्या होता है? होने वाली जो रेखा है उसके चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर काटेंगे। तो उस गति के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होगा उसे अपन कौन सा चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। उसे अपन किससे लिखेंगे? म्यू एल वेक्टर से लिखेंगे। अच्छा, इसका मान क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, माइनस का ई एल वेक्टर अपॉन 2m। जो वहां होता है वही होता है। एक साथ में याद है जी और आता था, जिसे लांदे विपाटन गुणांक कहते थे अपन, लांदे विपाटन गुणांक कहते थे। हाँ जी, तो ये तो कौन सा चुंबकीय आघूर्ण है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है। अगर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? यहां म्यू एल वेक्टर समानुपाती एल वेक्टर होता है, इसमें म्यू एस वेक्टर समानुपाती क्या होगा? एस वेक्टर होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वहां इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ लिखा गया था, इधर न्यूक्लियन के लिए सब कुछ लिखा जाएगा। उधर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है, इधर न्यूक्लियन क्या करते हैं? कक्षीय गति करते हैं। तो न्यूक्लियन कक्षीय गति करेंगे तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करेंगे तो भी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। यहां इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, उसमें किसके लिए होगा? न्यूक्लियन के लिए होगा। ठीक है, लिखो अब इसके अंदर वही बातें सारी। पहला लगा लेना, इसमें कौन सा? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। लिखो इसके अंदर नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के नाभिक के चारों ओर चक्कर, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के नाभिक के चारों ओर चक्कर काटने के कारण, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटने के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे म्यू एल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसे म्यू एल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। अच्छा सुनो, अब न्यूक्लियन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो बताओ न्यूट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है या प्रोटॉन करता है या दोनों ही करते हैं?
चुंबकीय आघूर्ण प्रोटॉन उत्पन्न करता है, न्यूक्लियॉन करता है, या दोनों ही करते हैं? क्यों? देखो वहां पर जो द्रव्यमान होता था ना, ये किसका द्रव्यमान होता था? इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ जो द्रव्यमान होता है या तो प्रोटॉन का होगा या न्यूट्रॉन का होगा या दोनों का हो सकता है। तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण तो उत्पन्न करता है जब तो वो यहाँ वो वाली स्थिति हो गई जो क्वांटम और न्यूक्लियर के सॉलिड में अपन ने पढ़ी है। पर यहाँ तो या तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा या किसका द्रव्यमान आएगा? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। हालांकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं? लगभग सेम होते हैं। पर अपन किसका लेंगे यहाँ पर? प्रोटॉन का लेंगे या न्यूट्रॉन का लेंगे या दोनों का लेंगे? तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि चुंबकीय आघूर्ण यहाँ उत्पन्न कौन कर रहा है, कौन सा न्यूक्लियॉन कर रहा है? प्रोटॉन कर रहा है या फिर न्यूट्रॉन कर रहा है? अच्छा, कौन सा करता है? जब प्रोटॉन क्यों करता है? हाँ बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन कण है, इसलिए उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। तो प्रोटॉन ही क्या करता है? यहाँ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। इसलिए जब आप यहाँ 2m लिखते हो तो वहां m में क्या लिख देते हो? mp लिख देते हो। लिखो इसके अंदर, लिखवाता हूं लाइन। न्यूट्रॉन उदासीन कण होने के कारण, न्यूट्रॉन उदासीन कण होने के कारण इसके द्वारा उत्पन्न कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, इसके द्वारा उत्पन्न कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसके द्वारा उत्पन्न कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसलिए कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण में केवल, इसलिए कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण में केवल प्रोटॉन का ही योगदान होगा, प्रोटॉनों का ही योगदान होगा। इसलिए कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण में केवल प्रोटॉनों का ही योगदान होगा। यदि, लाइन चेंज करके लिखना, यदि न्यूक्लियॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, यदि न्यूक्लियॉन का कक्षीय कोणीय संवेग L वेक्टर है, L वेक्टर है, तो इस अवस्था में उसका चुंबकीय आघूर्ण, L वेक्टर है तो इस अवस्था में उसका चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस अवस्था में उसका चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, म्यू एल वेक्टर बराबर माइनस का जी एल ई एल वेक्टर अपॉन 2 MP। ठीक है, लिख लिया? चलो अब इसका करेंगे कल, आज के लिए इतना है।